हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 12 व्यावसायिक सेवाएं। हमने व्यावसायिक सेवाएं क्या होती हैं ये पढ़ लिया, उसकी विशेषताएं भी पढ़ ली और कितनी तरह की होती हैं उनके अर्थ भी पढ़ लिए। और हम बैंक पढ़ रहे थे कि बैंक के हमने प्रकार पढ़ लिए, कितनी तरह के बैंक होते हैं। ठीक है, जिसने अभी तक नहीं देखी है आप जाके मेरी पहली वीडियो देख सकते हो, उसका पार्ट 1, उसमें हम ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे व्यापारिक बैंकों के प्रकार रहे कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, उनके क्या काम होते हैं। ठीक है, कमर्शियल बैंक मतलब जो व्यापार कर रहे होते हैं लोग, जो बैंक उन लोगों के लिए जो बैंक खुला हुआ है, कमर्शियल बैंक जो खुला हुआ है उन लोगों के लिए वो क्या काम करते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं। ठीक है, कमर्शियल मतलब व्यापारिक मतलब जो लोग व्यापार कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अगर कोई बैंक खुला हुआ है तो उनका काम क्या होता है, वो क्या करते हैं वो, और वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आज हम वो पढ़ेंगे। तो कमर्शियल बैंक यानी व्यापारिक बैंक 3 तरह के होते हैं। एक होता है प्राथमिक कार्य, दूसरा होता है गौण कार्य, तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवा यानी फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंक सर्विसेज। ठीक है, प्राथमिक कार्य मतलब सबसे पहले उनका सबसे मुख्य काम क्या होता है, और फिर गौण कार्य यानी उनका दूसरा काम क्या होता है, दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या होता है, और तीसरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवा की जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज होती है वो कितनी तरह की होती हैं और किस तरह काम करती हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे हम प्राथमिक कार्य। तो उनका प्राथमिक कार्य क्या क्या होता है, बैंकों का जमा स्वीकार करना। देखो, हर बैंक का यही काम होता है वैसे तो। जमा स्वीकार करना मतलब कि अगर कोई जो जनता है, जो ग्राहक है, जैसे हम लोग अगर बैंक में हमारा खाता खुला हुआ किसी में और हम अपना पैसा जमा करवाना चाहते हैं तो हम उस बैंक में अपना पैसा जमा करवाएंगे और वो बैंक हमारा पैसा एक्सेप्ट करेगी यानी स्वीकार करेगी और हमारे खाते में जमा कर देगी। ठीक है, तो वो जो बैंक है वो जो बैंक कितनी तरह से हमारा पैसा जमा करती है अपने खाते में। देखो, वैसे तो बुक में आपके हेडिंग के साथ दे रखा है, मैं आपको वैसे पढ़ा सकती हूँ जैसे मैंने लिखा हुआ है। आप ऐसे भी लिख के आओगे पेपर में तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, देखो होता क्या होता है, कुछ लोग जो होते हैं वो अपना पैसा यानी अपना धन बैंक में एफडी करवाते हैं। एफडी मतलब कि बहुत सारा पैसा इकट्ठा, मान लो 1 लाख या 2 लाख एफडी करवा लेते हैं यानी फिक्स डिपॉजिट। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट हो जाता है और जितने समय के लिए करवाते हैं फिर उतने समय बाद ही वो उस पैसे को निकाल सकते हैं। अगर उससे पहले निकालेंगे तो बैंक क्या करती है, वो डिस्काउंट पैसे ले लेती है थोड़ा उन लोगों से, तभी वो उनके पैसा वापस करती है, क्योंकि ये फिक्स डिपॉजिट होता है, एक समय के लिए होता है। मान लो 1 साल के लिए करवा रहे हैं तो वो 1 साल के बाद ही निकाल सकते हैं। अगर वो पहले निकालेंगे तो कुछ डिस्काउंट उन्हें देना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ लोग क्या होते हैं अपना धन बैंकों में एफडी करवाते हैं और समय पूरे होने पर वापस ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जिसने एफडी करवाई है वही पैसा निकाल सकता है। मान लो अगर जो जमाकर्ता जिसने पैसा जमा किया है उसको अगर पैसे उस समय से पहले चाहिए हों, मतलब ज़रूरत पड़ जाए, और वो तो वो निकाल सकता है लेकिन डिस्काउंट काट कर, यानी जो बैंक है वो डिस्काउंट काट के निकालता है, कुछ पैसे अपने पास रख लेता है यानी डिस्काउंट के रूप में, क्योंकि वो समय से पहले निकाल रहा है, तो वो क्या कहलाता है, एफडी। ठीक है, और कुछ लोग हर महीने पैसे निकालते हैं, हर महीने जमा करवाते हैं। जैसे हम लोग जो साधारण लोग होते हैं, जैसे महीने में सैलरी आती है, कुछ पैसा जमा करवा देते हैं बैंक में और मान लो अगले महीने ज़रूरत पड़ जाए तो हम निकाल सकते हैं। वो क्या कहलाता है, चालू जमा खाता। जो हमने अभी पढ़ा था वो क्या कहलाता है, फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, और कुछ लोग क्या होते हैं थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हैं, थोड़ा थोड़ा, जैसे साधारण इंसान भी होते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं अपने घर के लिए। मतलब कोई घर बनाना चाहता है, किसी की शादी करना चाहता है, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करता है, उसे क्या क्या कहते हैं, बचत खाता, सॉरी बचत जमा खाता, यानी पैसा बचाते हैं वो थोड़ा थोड़ा, हर महीने में 2000, 1000, 1500, 3000 जमा कराते जाते हैं और फिर वो एक लंबे समय के बाद उसको निकाल लेते हैं जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे, कुछ बैंक ऐसे होते हैं जिसमें यदि किसी व्यक्ति के निश्चित राशि से अधिक धन हो तो वह एफडी में बदल जाता है। मतलब ये है कि मान लो कुछ लोग अगर ये बोल दें कि हमारे बैंक में, मान लो जैसे मान लो मेरा बैंक है, अकाउंट खाता है, मैं अगर पहले ये बोल दूँ कि मैं अपने खाते में सिर्फ 2 लाख तक ही जमा करवाऊँगी, इससे ज़्यादा हो जाए तो आप उसे एफडी में चेंज कर सकते हो। तो मान लो मेरे अकाउंट में 2 लाख से ज़्यादा हो जाते हैं तो बैंक है जो अपने आप मेरे उस 2 लाख को, या जो उससे ज़्यादा है उसको एफडी में बदल देगा। एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट बन जाएगा वो, और मैं कुछ समय के बाद ही उसको निकाल सकती हूँ। ठीक है, और कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो पैसा हमें एडवांस भी दे सकते हैं। मान लो हमारी इमेज अच्छी बनी हुई है, मैं बिज़नेस करती हूँ, मेरी अच्छी पहचान बनी हुई है उस बैंक में, और मेरे खाते में 20,000 है, मैं लेकिन मुझे 25,000 निकालने हैं तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जमा स्वीकार करना, मैं अपने पैसा उसमें जमा करती रहती हूँ अपने। ठीक है, तो मतलब अच्छी इमेज बनी हुई है। उसका दूसरा क्या काम होता है, यानी
और इसी में यानी प्राथमिक कार्य क्या होता है, एक होता है जमा स्वीकार करना कि वो हमारा पैसा एक्सेप्ट करती है, और फिर क्या करती है, ऋण देना। ठीक है, ये प्राथमिक कार्य में ही है, ये भी अभी हम प्राथमिक कार्य ही पढ़ रहे हैं। क्या होता है, ऋण देना यानी लोन वगैरह देना, उधार देना। तो एक तो होता है बैंक आवश्यकता अनुसार लोगों को उधार या लोन देती है, कि मतलब क्या होता है कि लोगों को जितना उधार चाहिए, जितना लोन चाहिए वो उन्हें दे देती है। और कुछ लोग जिनका बैंक में खाता है वे अपनी धनराशि से अधिक लोन ले लेते हैं, इसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने बताया था ना कि मान लो मैं बिजनेसमैन हूँ और मैं बिज़नेस कर रही हूँ, तो और मेरी अच्छी इमेज बनी हुई है उस बैंक में, अच्छी पहचान है, और मेरे खाते में मान लो 20,000 है, मुझे 25,000 निकालने हैं, लेकिन मुझे लोन चाहिए 5,000 का एडवांस, तो मैं निकाल सकती हूँ। उसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अधिक वर्ष ओवरड्राफ्ट कहते हैं, कि मतलब आपके खाते में जितना पैसा है उससे ज़्यादा निकालना ओवरड्राफ्ट कहलाता है। ठीक है, और देखो कुछ ऐसा होता है जैसे नगद साख यानी कैश क्रेडिट। इसमें क्या होता है कि एक निश्चित ज़मानत के आधार पर एक निश्चित राशि निकालने का अधिकार दे दिया जाता है। इस सीमा के अंदर ही ऋणी आवश्यकता अनुसार रुपया निकलवाता रहता है तथा जमा भी करता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैश क्रेडिट नगद साख, जैसे मान लो एक बैंक, मेरा खाता खुला हुआ है, ठीक है, और मेरे खाते में मान लो 50,000 है या 1,00,000 है, लेकिन मुझे 2,00,000 या 3,00,000 रुपये चाहिए किसी काम के लिए, और मैं ये बात उस बैंक वाले को बताती हूँ कि मुझे इतना पैसा चाहिए, और वो बैंक मेरे खाते में 2,00,000 या 3,00,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देगा। ये वो ट्रांसफ़र किया है, वो कैश नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम ट्रांसफ़र करते हैं किसी अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो कैश तो नहीं है, कैश कब होगा, जब हम उसको अपने हाथ में ले लेंगे पैसा। ठीक है, तो वो ट्रांसफ़र कर देगा, तो हम उसको जितना पैसा निकालेंगे, जो हमने लोन लिया था, हम जितना भी निकालें, मान लो हमने 2,00,000 का लिया था, 2,00,000 उसने हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे बैंक ने, मान लो मैंने सिर्फ 1,00,000 ही निकाला, तो मैं जो इंटरेस्ट, जो ब्याज दूँगी बैंक को, उस 1,00,000 पर ही दूँगी, यानी नगद साख जितना मैंने कैश निकाला है सिर्फ उतने पे ही ब्याज दूँगी बैंक को। मान लो 2,00,000 रुपये मैंने ट्रांसफ़र करवाए थे अपने अकाउंट में, लेकिन मैंने निकाले सिर्फ 1,00,000 है, तो मैंने 1,00,000 पे ही ब्याज दूँगी, बाकी जो 1,00,000 बचा उस पे नहीं दूँगी। ठीक है, जब तक मैं नहीं निकालती, मैं जितना मैं कैश निकालूँगी उतने पर ही ब्याज दूँगी। ठीक है, समझ आ गया ना? तो ऋण देना आपको समझ आ गया होगा कि उधार देना। ठीक है, और देखो इसमें क्या होता है कि एक होता है मांग ऋण, मतलब जो ऋण है ये उधार लेना या लोन देना, इसमें एक आता है मांग ऋण। अभी मैंने इसमें लिखा नहीं है, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। मांग ऋण मतलब होता है कि ये ऋण बैंक अपने ग्राहकों को फिक्स डिपॉजिट या फिर सरकारी प्रभूतियाँ या फिर जीवन प्रमाण पत्र। इसका मतलब क्या है, देखो मांग ऋण मतलब मांगना, कुछ मांग कर यानी कुछ लेकर उधार देना, तो मांग ऋण नाम है डिमांड लोन, यानी कुछ डिमांड करते हैं पहले वो हमसे, अगर हम उनसे लोन मांग लेना चाहते हैं, मान लो हम बैंक से मुझे लोन चाहिए, तो हमारी पहचान इतनी अच्छी नहीं है और ना ही हमारी सैलरी इतनी अच्छी है, तो वो क्या करता है, हमसे बोलता है कि अगर आपने कोई इंश्योरेंस करवा रखा है, लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है, या फिर कोई फिक्स डिपॉजिट है आपका किसी बैंक में, तो आप हमें पहले अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराएं, यानी गारंटी के रूप में वो कोई सामान हमारा रखता है और फिर ही हमें लोन देता है, तो क्या कहलाता है, मांग ऋण। ठीक है, और एक होता है अवधि ऋण यानी टर्म लोन। अवधि ऋण ये क्या होता है, ये ऋण बैंक अपने ग्राहकों को एक निश्चित समय के लिए मशीनरी, ट्रक, स्कूटर, मकान ये सब खरीदने के लिए देता है। इनका भुगतान ग्राहकों द्वारा मासिक या महीने में या फिर 3 महीने में या फिर 6 महीने में या फिर 1 साल में किस्तों में दिया जाता है। जैसे आजकल हो रहा है ना कि आप फ़ोन खरीद सकते हो किस्तों में, इंस्टॉलमेंट देते रहते हो, महीने-महीने, 3 महीने में 1 बार या फिर साल में 1 बार या फिर 6 महीने में, यानी किस्तों में उधर लोन लेना यानी। ठीक है, तो आजकल ज़्यादातर यही चल रहा है कि फ़ोन खरीदते हैं या फिर कोई गाड़ी खरीद ली हमने और हम किस्तों में पैसा चुकाते रहते हैं, वो क्या कहलाता है, अवधि ऋण, टर्म ऋण। टर्म यानी अवधि, यानी टर्म यानी इंस्टॉलमेंट में देना। ठीक है, और एक होता है विनिमय पत्रों का क्रय व कटौती करना। विनिमय पत्र क्या होता है, एक्सचेंज, परचेज एंड डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। बैंकों द्वारा पेशगी धन देना का यह भी एक तरीका है, यानी धन देने का यह भी एक तरीका है। इसमें क्या होता है, बैंक अपने ग्राहकों को ज़रूरत पड़ने पर उनके विनिमय पत्रों की अवधि पूर्ण होने से पहले ही उन विनिमय पत्रों के आधार पर रुपया उधार देता है। भुगतान के बाकी समय की ब्याज की कटौती करके बैंक तत्काल भुगतान कर देता है। बैंक व्यापारिक बिलों की ही कटौती करता है। बैंक इनसे बाजार दर पर ब्याज लेता है और विनिमय पत्रों की अवधि पूर्ण होने पर उनकी धनराशि वसूल कर लेता है। विनिमय पत्र करो, मान लो इसका मतलब ये है कि मान लो इन्होंने कुछ सामान खरीदा हुआ है, ठीक है, किसी से कुछ सामान खरीदा है या फिर किसी से बहुत बड़ी मात्रा में सामान खरीदा हुआ है और बिल बना हुआ है कि पैसे देने हैं। ठीक है, पैसे हैं मतलब, तो ये वो कागज़ वगैरह रख लेते हैं।
वैसे आपको ये थोड़ा अजीब सा है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो मैंने पढ़ाए हैं आपको 4-5 वो आप कर सकते हो, बहुत है, क्योंकि इतना लंबा आपको क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है? वो आपको समझ भी नहीं आएगा, बहुत अजीब सा। तो अब हमने पढ़ लिया प्राथमिक कार्य इनके क्या होते हैं, प्राइमरी फंक्शंस में क्या-क्या होता है कि जमा स्वीकार करना और जनता का पैसा स्वीकार करते हैं, ये जमा करते हैं, फिर क्या करते हैं, जिसको ज़रूरत है उसको लोन देते हैं, ठीक है? अब आता है गौण कार्य यानी सेकेंडरी फंक्शन। इसमें क्या होता है, बैंक अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रभूतियाँ सिक्योरिटीज़ की जानकारी प्राप्त करके उनकी ओर से खरीदने, बेचने तथा उनको सुरक्षित रखने का कार्य भी करता है। इसका मतलब क्या है, प्रभूतियाँ मतलब क्या होता है, शेयर्स वगैरह। जैसे कंपनियाँ होती हैं, सरकारी कंपनियाँ होती हैं, क्या करती हैं, लोन लेने के लिए जनता को शेयर्स इशू करती हैं अपने, यानी अंश। पढ़ा था ना हमने पहले चैप्टर्स में, पहले इससे पहले कि शेयर्स यानी अंश इशू करती हैं। तो क्या करती हैं, जो बैंक होते हैं उन बैंकों से इनकी बहुत अच्छी मतलब तालमेल होता है, अच्छी जानकारी होती है। तो क्या करती हैं, जानकारी इकट्ठी करती हैं कि कौन लोग शेयर्स खरीदना चाहता है, या फिर ये अपने ये जो बैंक जो ये बिजनेसमैन होते हैं, जो बिज़नेस होता है, क्या करते हैं, अपने शेयर्स किसी बैंक में जमा करा देते हैं, ताकि अगर कोई जनता का इंसान खरीदना चाहता है तो इन लोगों से खरीद लेता है और ये उनके पैसे इकट्ठे करके इन बिज़नेसों को वापस कर देते हैं, ठीक है? मतलब जो बैंक होते हैं वो उनकी शेयर्स को खरीदने बेचने की जानकारी इकट्ठी करके इन लोगों को देते हैं, या फिर उन्हें खरीद कर पैसे वापस कर देते हैं, या फिर बेचने का काम करते हैं, या फिर उन्हें सुरक्षित रखने का भी काम करते हैं ये, ठीक है? शेयर्स वगैरह ये सब होते हैं जो। और ये इनका क्या काम होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान रुपया भेजना का भी काम होता है कि मान लो किसी को हमें पैसे देना है, ट्रांसफ़र करने हैं, या फिर किसी को हमें पैसा देना है, तो वो भी ये काम करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान रुपया भेजना, ठीक है? और देखो, और क्या होता है इसमें, विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना। इसका मतलब क्या है कि ये ऐसा भी करते हैं कि इनके ब्रांचेस खुले हुए हैं, मान लो दूसरे मतलब इंडिया में इनका बैंक खुला हुआ है, लेकिन इनके जो ब्रांचेस हैं वो बाकी बाहर के देशों में भी हैं, मतलब दूसरे देशों में भी हैं। तो दूसरे देशों में तो इन्हें डॉलर्स वगैरह मिलते हैं ना कि तो हम माल ये अगर इनके माल खरीदते हैं, बेचते हैं, मान लो कोई बिज़नेस है, माल खरीदना चाहता है, यानी विदेशी व्यापार करता है, तो ये उनकी मदद भी करते हैं व्यापार को बढ़ाने में, ठीक है, डॉलर्स वगैरह देकर। और कुछ बैंक ग्राहकों के लिए लॉकर का काम भी करते हैं। लॉकर मतलब उनकी ज्वेलरीज़ वगैरह हों, अगर पैसे हों बहुत सारे, उनको सुरक्षित रखने का भी काम करते हैं। लॉकर में जैसे होता है तिजोरी वगैरह होती हैं वैसे, ठीक है? तो हमने पढ़ लिया गौण कार्य क्या होता है, यानी सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाएँ क्या होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है, आजकल जो हम कर रहे हैं फ़ोन से किसी को पैसे हम तुरंत ट्रांसफ़र कर देते हैं, यूँ मतलब 1 सेकंड में कर देते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कहलाती हैं। जैसे पेटीएम करते हैं, गूगल पे, ये सब, ये क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाएँ। तो देखो क्या होता है ये होता है इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड हस्तांतरण यानी इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है कि इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट यानी कंप्यूटर वगैरह के माध्यम से बिना बैंकों में आए, हम मतलब बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे लोन ले सकते हैं, ठीक है? जो बैंक होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक होते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाएँ होती हैं वो क्या करती हैं कि हमें घर उनके बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें लोन चाहिए या फिर कुछ पैसे चाहिए तो इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से हम घर बैठे लोन ले सकते हैं। तो ये बैंक क्या करते हैं, हमें घर बैठे पैसे उपलब्ध करा देते हैं, ठीक है? और क्या होता है इसके माध्यम से, देखो एक तो इसके माध्यम से क्या होता है, इसके माध्यम से रुपया एक खाते से दूसरे खाते में हस्तांतरित हो जाना इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कहलाता है। कि मतलब इसकी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवा है, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि जो पैसे हैं, जो रुपीज़ है, रुपया इसलिए बोला है भारत का है, कि एक खाते से दूसरे खाते में तुरंत हस्तांतरण यानी ट्रांसफ़र हो जाता है। कि मान लो मुझे अपने भाई के खाते में पैसे डालने हैं, तो मैं सेकंडों में यानी मिनटों में पैसे डाल दूँगी तुरंत, मुझे बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर जो बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, मान लो हमें बैंक से लोन चाहिए, उधार चाहिए, तो हम क्या करते हैं, बस ये फॉर्म वगैरह जो भरना होता है ऑनलाइन, वो करके तुरंत हमारा पैसा हमारे खातों में आ जाता है, ठीक है? तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कहलाता है। और क्या होता है स्वचालित मशीन यानी स्वचालित टेलर मशीन, ये एटीएम आजकल हर जगह पर है, एटीएम सुना भी होगा बस आपने। फुल फॉर्म क्या होती है उसकी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसमें क्या होता है, इसके द्वारा वो एक कार्ड होता है जो हम डेबिट कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड, उसको डालते हैं और अपना पिन नंबर होता है जो भी, वो डालते हैं और रुपया निकाल सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं। जो एटीएम है उससे पैसे निकालते हैं वैसे हम, और जमा भी कर सकते हैं, ठीक है? और देखो 2 कार्ड मिलते हैं हमें, एक होता है डेबिट कार्ड और एक होता है क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड जो होता है के द्वारा बैंक क्रेता है, जो क्रेता मतलब क्या होता है, जो सामान खरीद रहा है, ठीक है? क्रेता के बैंक से रुपया सीधे विक्रेता के खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है।
डेबिट कार्ड का काम क्या होता है कि मान लो मैं कुछ माल खरीद रही हूँ किसी से, तो मैं क्रेता हूँ और जिससे मैं खरीद रही हूँ विक्रेता है, जो मुझे बेच रहा है वो विक्रेता है। तो मैं उससे मान लो कैश नहीं दे रही हूँ, मैं अपने डेबिट कार्ड से उसके खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो जो डेबिट कार्ड है वो बैंक हमें डेबिट कार्ड देता है, जिससे क्या करते हैं, जो माल खरीदने वाला व्यक्ति है वो बेचने वाले व्यक्ति के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। और एक होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जो ग्राहकों को तुरंत क्रय करने, किसी भावी तिथि को ऋण की राशि बैंक में जमा करवाने की अनुमति प्रदान करता है। देखो डेबिट कार्ड में क्रेडिट कार्ड में यही अंतर है कि देखो डेबिट कार्ड एक तरह से ये भी होता है, जो हम एटीएम में यूज़ करते हैं ना, वो भी डेबिट कार्ड ही कहलाता है कि मतलब एटीएम में हमको कार्ड डाल के पिन नंबर वगैरह डाल के हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड एक एक हमें नहीं मिलता है जल्दी, नहीं मतलब जो क्रेडिट कार्ड है वो हमें जल्दी नहीं देते हैं बैंक। बैंक उन लोगों को देते हैं क्रेडिट कार्ड ज़्यादातर जिनकी इमेज अच्छी होती है, जिनकी मतलब वो जो लोग हैं वो बैंकों की नज़रों में बहुत अच्छे होते हैं। तो क्रेडिट कार्ड सिर्फ वही लोगों को मिल पाता है। और ज़रूरी नहीं है जिसको क्रेडिट कार्ड ये लोग दे रहे हैं उनके अकाउंट में पैसा हो, क्योंकि उनकी इमेज अच्छी बनी हुई है तो ये उनको ये कार्ड दे देते हैं। और ये वो क्या करते हैं, इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू क्या करते हैं, किसी से माल खरीद लेते हैं उधार, ठीक है, उधार माल खरीद लिया और फिर वो धीरे धीरे क्या करते हैं, क्योंकि जो अब वो क्रेडिट कार्ड से माल खरीद रहे हैं, जो पैसा गया है, जो उन्होंने ट्रांसफ़र किया होगा, जो उन्होंने पेमेंट की होगी उस आदमी को जिससे माल खरीद रहे हैं, तो जो पैसा कटा हुआ बैंक से कटा है, तो बैंक पता चल जाता है कि इसने इतने रुपए का माल खरीदा है, लेकिन वो पैसे उसके अकाउंट में है ही नहीं। तो क्या करते हैं, तो ये आदमी क्या करता है, जिसके पास ये क्रेडिट कार्ड होता है, वो धीरे-धीरे जो पैसा उसने उधार बैंक से लेकर उसको पेमेंट की थी क्रेडिट कार्ड से, वो धीरे-धीरे बैंक में जमा करता रहता है, ठीक है। क्या मतलब हुआ, क्रेडिट कार्ड जो ग्राहक को तुरंत क्रय करने और किसी भावी तिथि पर ऋण की राशि बैंक में जमा करवाने की अनुमति प्रदान करता है, ठीक है। डेबिट कार्ड से तो हम कुछ भी कर सकते हैं, पैसे निकाल भी सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं या फिर कुछ सामान खरीद सकते हैं, किसी दूसरे के खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिनकी अच्छी इमेज होती है जो बैंक की नज़रों में, ठीक है। तो और ज़रूरी नहीं है कि क्रेडिट कार्ड जिस इंसान के पास हो उसके खाते में पैसे हो। तो क्रेडिट कार्ड जिस इंसान के पास होता है और कुछ माल खरीदना चाहता है तुरंत, वो माल खरीद सकता है, उधार खरीद सकता है। मतलब बैंक के लिए तो वो उधार ही हुआ ना, क्योंकि पैसा बैंक से कट रहा है, लेकिन उस अकाउंट से नहीं, उस अकाउंट में है ही नहीं, कटेगा कैसे? तो बैंक फिर ये जो क्रेडिट कार्ड जिस ग्राहक के पास होता है वो क्या करता है, धीरे-धीरे उस पैसे को चुका देता है, बैंक को दे देता है, क्योंकि पैसा बैंक से कटा था, ठीक है? और क्या होता है, देखो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड क्या होता है आपने समझ लिया। एक होता है टैली मशीन, इसमें नहीं लिखा है, मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है टैली मशीन। इसमें क्या होता है कि जो बैंक का ग्राहक है वो फ़ोन पर किसी भी समय, यानी इस टैली मशीन का मतलब होता है जैसे हमारा खाता किसी अकाउंट में किसी बैंक में खुला हुआ है और हमें जानना है कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं, या फिर हमारी खाते में खाता किस तरह बंद तो नहीं हो रहा, या फिर पैसे हैं नहीं है, ब्याज वगैरह आ रहा है नहीं आ रहा। तो टैली बैंकिंग जो है उसके थ्रू हम जान सकते हैं, जानकारी वगैरह ले सकते हैं फ़ोन पर ही, घर बैठे ही। तो क्या कहलाता है, टैली बैंकिंग, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, टैली मशीन हमने पढ़ लिया। एक होता है कोर बैंकिंग, इसका पूरा नाम होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मतलब अगर कोई ब्रांच में बैंक है और उसकी ब्रांचेज, उसकी शाखाएँ बहुत जगह फैली हुई हैं, ठीक है। और हम तो क्या होता है, अगर हम कुछ पैसा किसी दूसरे खाते में जमा करवाना चाहते हैं, मान लो एक मिनट, देखो हम पढ़ते हैं क्या होता है। देखो इस पद्धति सीवीएस मतलब कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के नाम से भी प्रसिद्ध है। सीवीएस वह बैंकिंग पद्धति है जिसमें ग्राहक की स्थिति यानी स्टेटस में परिवर्तन आता है। इसका मतलब है कि ब्रांच के ग्राहक, ब्रांच बोला है, बैंक नहीं। ब्रांच मतलब क्या होता है कि मान लो कोई एक बैंक है, मेन बैंक है, ये मेन ऑफिस है, ये किसी इंडिया में है और इसके ब्रांचेस बहुत जगह खुले हुए हैं, कई शहरों में खुले हुए हैं, ठीक है, बहुत जगह। तो ये होती हैं ब्रांचेस, ये मान लो ये हैं ब्रांचेस और ये है मेन ऑफिस, यानी मेन ऑफिस मतलब ये मेन बैंक है जो इन्होंने खोला है। इस तरह कंपनियां भी होती हैं कि इनका मतलब मेन मुख्य कार्यालय में मुख्य जो ऑफिस होता है वो एक जगह होता है, उनके ब्रांच, उनकी शाखाएँ बहुत जगह फैली हुई होती हैं, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि ब्रांच के ग्राहक, जो भी ब्रांच है उसमें जो ग्राहक है जिसका खाता खुला हुआ है के स्थान पर वह बैंक का ग्राहक बन जाता है, कि मतलब अगर वो उस ब्रांच का ग्राहक है वो इस बैंक का भी ग्राहक बन जाएगा, वो इस बैंक से भी अपना पैसा निकलवा सकता है। अगर वो इस बैंक का या इस बैंक का किसी का भी इस ब्रांच का ग्राहक है तो वो इसका भी बन गया ऑटोमेटिक और वो इससे पैसा निकाल सकता है, ठीक है।
इस पद्धति में ग्राहक एक विशेष ब्रांच, केवल वह ब्रांच जिसमें सीबीएस सुविधा उपलब्ध हो, यानी ये सिर्फ इसी बैंक की ब्रांचेस होनी चाहिए, किसी दूसरे बैंक की नहीं होनी चाहिए, में खाता खोलकर पूरे देश में उस बैंक की किसी भी सीबीएस ब्रांच में जाकर व्यवहार कर सकता है। इसका मतलब यही है कि जैसे मान लो ये जो ब्रांचेज़ हैं ये एक बैंक की ही होनी चाहिए। जैसे किसी ग्राहक का अगर इस बैंक ब्रांच में खाता खुला हुआ है या इसमें किसी में भी है, वो इससे रिलेटेड है, तो वो ऑटोमेटिक इसका ग्राहक भी बन जाएगा। वो चाहे तो वो इससे भी पैसा निकलवा सकता है, इससे भी निकलवा सकता है, मतलब किसी से भी निकलवा सकता है अगर वो चाहे तो, अगर उसका किसी एक ब्रांच में खाता है। इसका मतलब यही होता है, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ लिया कि इसका क्या होता है। अब देखो, जो व्यक्तियों, फर्मों और कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फंड एक बैंक ब्रांच से दूसरी बैंक ब्रांच में जहां प्राप्तकर्ता ग्राहक का खाता हो को भेजने की सुविधा देता है, इसे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड हस्तांतरण कहते हैं। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड हस्तांतरण मतलब कि मान लो ऐसे ब्रांच है, ये ब्रांच है, अगर इसमें इसका पैसा है किसी ग्राहक का, तो ये अपना पैसा इसमें भी ट्रांसफ़र कर सकता है। इसका मतलब यही है कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई ग्राहक हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकती है, यानी संस्था, कोई कंपनी भी हो सकती है, वो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से अपना फ़ंड यानी अपना पैसा एक बैंक ब्रांच से यानी एक बैंक ब्रांच से दूसरी बैंक की ब्रांच में पैसा अपना ट्रांसफ़र कर सकता है। ये कहलाता है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड हस्तांतरण, ठीक है। यानी इस ब्रांच में पैसा है, वो इससे इसमें भी ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो देखो ये जो हमने सारी पढ़ी हैं, इससे हमें फ़ायदे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो भी बैंकिंग सेवाएँ, इससे हमें क्या फ़ायदा है। तो समय पे भुगतान हो जाता है, टाइम नहीं लगता, मिनटों में कर सकते हैं हम, है ना। रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि हमें अगर बैंक जाना पड़ता है तो रास्ते में प्रॉब्लम आ सकती है ना, जाम लग जाता है, लेकिन हम घर बैठे कर रहे हैं तो रास्ते में प्रॉब्लम नहीं आती। नकदी में कोई हेरा-फेरी नहीं होती, मान लो कोई पैसा फटा हुआ मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है, ऑनलाइन आ रहा है, ठीक है। प्रयत्न रहित मतलब एफर्टलेस होता है, मेहनत नहीं लगती, आसानी से हो जाता है बिना मेहनत के घर बैठे। पत्र व्यवहार पर खर्च नहीं करना पड़ता है, फॉर्म वगैरह नहीं भरना पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा सब क्या होता है। ये चैप्टर आज ख़त्म हो गया है, इसके 2 पार्ट बने हुए हैं, आप पहला पार्ट जाके देख सकते हो। तो आपको अगर समझाया हुआ समझ आ रहा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको मेरी वीडियोज़ ईज़िली मिल सके। थैंक यू।